जी सर। गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आप सभी का आज IFPH के 491वें हिंदी सेशन में स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट की साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज हमारे साथ होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी के बहुत ही जाने माने डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर। और जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सर गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च में चीफ कंसल्टेंट है। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन एक NGO है जिसमें कि सर प्रेसिडेंट है। और एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग जो कि उसमें सर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, कि CCRH के द्वारा प्रकाशित की जाती है। उसमें सर एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। और सर साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी CCRH में भी मेंबर है। और स्पेशल कमेटी फॉर ह्यूमन पैथोजेनिक ट्रायल जो कि ड्रग प्रूविंग के लिए है, उसमें सर मेंबर रह चुके हैं जनवरी 2012 से जनवरी 2014 तक। और सर को NIH में गवर्निंग बॉडी मेंबर के लिए चयन किया गया था 2014 से 2017 तक। और सर ने डिफरेंट जो भी CCRH के अंतर्गत रिसर्चेज हुई हैं उसमें सर ने एज अ को इन्वेस्टिगेटर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अपनी भूमिका निभाई है। और सर ने 80 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। और सर ने 3 किताबें भी पब्लिश की हैं: एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी। और इसके साथ साथ सर को डिफरेंट अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, जैसे कि नेशनल यूथ अवार्ड, कमल पात्रा अवार्ड, बेस्ट साइंटिफिक पेपर अवार्ड, राजीव गोयल यंग साइंटिस्ट अवार्ड, इंटरनेशनल हैनीमैन अवार्ड, और ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स। तो आज सर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। तो मैं हिंदी टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ सर। और सर का आज का टॉपिक है सिस्टिक हाइग्रोमा के लिए गैर शल्य चिकित्सा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी सर कि आप अपना आज का सेशन शुरू करें। थैंक यू। सभी को नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर सानी साहब और डॉक्टर पाटिल और मैडम जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, और सभी जो लोग वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, सभी को मेरा लखनऊ से डॉक्टर गिरीश गुप्ता का बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के सभी ऑर्गेनाइजर्स, ऑफिस बेयरर्स को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि इतने लंबे समय तक आपने कोई वेबिनार की एक सीरीज श्रृंखला चलाई जो कि सफलतापूर्वक चल रही है, जिसका कि लाभ पूरे प्रोफेशन को मिल रहा है। आशा है कि आप लोग इसी ऊर्जा के साथ और जज्बे के साथ भविष्य में भी ऐसी वेबिनार सीरीज चलाते रहेंगे, जिससे कि एक्सचेंज, ज्ञान का एक्सचेंज, आदान प्रदान होता है और लोग उससे लाभान्वित होते हैं और अल्टीमेटली इसका जो फायदा है वो मरीजों को मिलता है। तो आदरणीय डॉक्टर सानी साहब, आपका मैं अटेंशन चाहूँगा। जो लोग जुड़ चुके हैं सभी को दोबारा प्रणाम, और मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, सिस्टिक हाइग्रोमा। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। जनरली बहुत से डॉक्टर जो बहुत फॉर्चुनेट हैं उनको इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, नहीं तो ये केसेस सब सर्जरी के में चले जाते हैं, सर्जन्स के पास जाते हैं। लेकिन मैं फॉर्चुनेट हूँ कि हमें अ, बहुत सारे केसेस सिस्टिक हाइग्रोमा को ट्रीट करने का मौका मिला। इसका नॉन सर्जिकल मतलब बेसिकली हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं
तो उसमें सर्जरी का तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है। किस तरह दवाओं से जो सर्जिकल कंडीशन उसको ठीक किया जा सकता है, वो मैं आपको एक पूरी सीरीज कुछ केसेस की दिखाऊंगा जो हमने विगत 20-25 सालों में इकट्ठा किया है। ये जो भी काम जो मैं मेरा प्लेस ऑफ वर्किंग है, ये गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च, हिंदी में गौरांग क्लिनिक एवं होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र, 1982 में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। और ये जो नॉमेनक्लेचर है रिसर्च सेंटर, ये 97 में मैंने किया। जब बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हमने पब्लिश कर लिए तो मुझे लगा इसका नाम बदल के रिसर्च सेंटर रखना चाहिए। ये कपूरथला लखनऊ में स्थित है। इसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ये हमारा संस्थान जो है, इसका उद्घाटन लखनऊ में मेयर डॉक्टर एस सी राय, जो जाने माने सर्जन थे, उन्होंने 2004 में किया था, दिसंबर 2004। और तब से हम लोग 20 साल से इस बिल्डिंग में अपने गौरांग क्लिनिक में काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे काम जैसे क्लिनिकल वर्क है, रिसर्च वर्क है, पब्लिकेशन है, ट्रेनिंग है, ये सब चलता रहता है। सिस्टिक हाइग्रोमा, एज आई टोल्ड, इज यूजुअली कंजेनिटल, जन्म से होता है, ये बाद में नहीं होता। बच्चे का जन्म होता है, उसकी गांठ दिखाई पड़ती है, ज्यादातर नेक और एक्जिला में होता है। और ये मल्टी लोक्यूलेटेड लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन होता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसी में जब मालफॉर्मेशन होता है और वहां ब्लॉकेड हो जाता है तो लिम्फ भर जाता है और ये हाइग्रोमा और सिस्ट का रूप एक ले लेता है। यूजुअली ये नेक पे, यहाँ पे होता है या एक्जिला में होता है। मैं जो आपको केसेस दिखाऊंगा, एक केस चेस्ट का भी था जिसको तो हमने ट्रीट किया। और यूजुअली ज्यादातर देखा गया कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसमें ना कोई दर्द होता है ना कोई तकलीफ होती है, बट प्रेशर सिम्टम ये कॉज करता है। इसके साइज की वजह से, क्योंकि यहाँ से कैरोटिड आर्टरी जाती है, बहुत सारे नर्व्स होते हैं जिनमें प्रेशर डालता है, उस प्रेशर की वजह से कई बार कोई सिम्टम आ सकते हैं। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट सभी को मालूम है कि सर्जरी या स्क्लेरोथेरेपी होती है। यूजुअली इसका कहीं भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, आइदर स्क्लेरोथेरेपी या सर्जिकल रिमूवल। तो छोटे लीजन्स को तो निकाला जा सकता, बड़े लीजन से प्रॉब्लम होती है। मैं आपको जो केस दिखाऊंगा जो बहुत हाई रिस्क सर्जरी का था, तो इसमें आप देखेंगे कि होम्योपैथी ऑफर्स ए वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक हाइग्रोमा। ये जब मैं कंक्लूड करूंगा तो आप एग्री करेंगे खुद ही कि वास्तव में इस तरह की पैथोलॉजी को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। उनसे कह दो पवन से मेरे पास नहीं, यही बैठना, वो रुक गया था। मैं सीधे एक मॉडल केस पे आऊंगा। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कुछ बोलने का नहीं है। एक बच्चा, बस वो रुक गया था। ए मेल चाइल्ड, मास्टर केएस, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिनिक का 2007, और सिस्टिक हाइग्रोमा नंबर 1, एज 1 year, अबाउट 1 year, was brought to our clinic on 17 फरवरी 2014 from Mumbai for the treatment of huge painless cystic swelling on right side of neck since birth। ये बच्चे को लाया। ट्रीटमेंट हिस्ट्री उन्होंने बताया, मैंने पर्चे देखे, दे हैड गिवन सम आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड some homeopathic doctors have prescribed Kuja 200, X-ray, Baraita, and some other medicines were prescribed, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज द केस। अब आप देखें,
1 या 1.5 साल के बीच का बच्चा और इतना ह्यूज सिस्टिक हाइग्रोमा कि मेरे क्लिनिक में जब ये लोग वेट कर रहे थे तो एक कौतूहल लोगों के अंदर था, उससे पूछ रहे थे कि आप यहाँ क्यों आए, कहाँ से आए, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या सोच के आए। तो उसके मरीज के जो पेरेंट्स थे बेचारे, उन्होंने हमारे मरीजों को बताया कि कहीं वेबसाइट पे या कहीं उन्होंने, एक केस मैंने पब्लिश किया था, वो कहीं किसी तरह से उनको उनको कहीं देखने को मिल गया कि वो ठीक हुआ था, और वो मैंने बहुत पहले पब्लिश किया था, करीब 25 साल पहले। तो उसको देख करके और पता नहीं किस रेफरेंस से वो बेचारे बॉम्बे से यहाँ आ गए। अब इतना बड़ा केस जब मेरे सामने आया तो एक हिम्मत की बात है कि इसको मैं ना कहूं कि हाँ। जब उससे मैंने कहा इसमें तो साहब सर्जरी होनी चाहिए, तो पेरेंट्स ने कहा कि साहब, डॉक्टर्स ने लिख के मुझे कहा कि लिख के दीजिए कि अगर बच्चे को बेल्स पाल्सी हो जाए या पैरालिसिस हो जाए या इसकी डेथ हो जाए, आप जिम्मेदार होंगे। तो उसकी माँ तो तैयार नहीं थी लिख के देने को। उसने कहा मेरा प्यारा बच्चा है, मैं ऐसा कैसे लिख सकती हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा हम ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो बेचारे डेस्परेट होकर चुपचाप बैठ गए, और जैसा मैंने बताया पूजा बराइटा कार्ड एक्सरे सब दवाएं उसको दिया, मुंबई में या कहीं दिया होगा, बट कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो उसकी मन स्थिति को देखते हुए पेरेंट्स की मुझे थोड़ा सिंपैथी भी हुई, और मैंने कहा इतनी दूर से आए, चलो हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके पहले 1-2 केसेस मैंने ठीक किए थे और हिम्मत करके इसको लिया गया। अब आप इमेजिन करिए इतने छोटे बच्चे का क्या सिम्टम लेंगे। सब्जेक्टिव सिम्टम कोई दे नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव में आप इसमें क्या लेंगे। दिस इज टोटली वन साइडेड डिजीज, जैसा हैनीमैन साहब ने कहा है कि सिम्टम फ्री एसिम्टोमेटिक केस है, और सिर्फ ट्यूमर्स को देख करके कोई दवा देना या प्रिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं लगता। तो हमारी टीम है, हमारे जूनियर डॉक्टर्स की 4-5 डॉक्टरों की टीम है। तो मैंने कहा इसकी जरा बैकग्राउंड लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, माँ की हिस्ट्री लीजिए, और बच्चे के बारे में जरा कुछ सिम्टम निकालिए। तो वो सिम्टम निकाले गए, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, और उनसे मैंने कहा कि आप हमें 1-1 महीने में इसका जो डेवलपमेंट हो फोटोग्राफ आप भेजते रहिएगा। ये फोटोग्राफ मैंने ही लिया था। अगर आप देखेंगे फोटोग्राफ पे मेंशन है 17 फरवरी 2014। ईश्वर का नाम लेके डॉक्टर हैनीमैन को मनन करके ट्रीटमेंट शुरू किया गया। मैं दवा और ट्रीटमेंट ऑप्शन उसका सारा मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रिस्पांस आना शुरू हुआ। ये इनिशियल फोटोग्राफ है। ये जब पहला फोटोग्राफ फर्स्ट फॉलो अप आया, ये फरवरी के बाद इन्होंने मुझे मई में एक आध बार बीच में दवा भेजी गई बाय कोरियर। जब ये फोटोग्राफ मेरे पास आया तो वी वर अमेज्ड, बहुत ताजुब हुआ कि साहब इस तो रिडक्शन होने लगा, कम होने लगा। तो बहुत एनकरेजमेंट हुआ, उन्होंने कहा साहब आप दवा भेज दीजिए। फोन आता रहता था। उसके बाद मैं 1-1 साल की फोटो दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत एवरी मंथ आई वॉज गेटिंग फोटोग्राफ। तो हमारे पास 100 से ज्यादा फोटोग्राफ इसके बच्चे के हैं। अभी देखिए 13 अक्टूबर को जो फोटोग्राफ आई, आप देखें कितना मार्क रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद 3 अप्रैल 2015, ये फोटोग्राफ उन्होंने, अब देखिए बच्चे की एज भी बढ़ रही। एक 1.5 साल का बच्चा था, धीरे धीरे देखिए उसकी एज बढ़ रही है, हेयरी ग्रोथ भी आ रही है, और सिस्टिक हाइग्रोमा रिड्यूस होने लगता है। तो बहुत सारे इन बिटवीन फोटोग्राफ मैंने ओमिट कर दिया, उनको हटा दिया। फिर इसके बाद सितंबर 15 में ये फोटोग्राफ आई। देखिएगा आप, ग्रेजुअली रिडक्शन हो रहा है, पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं। फिर उसके बाद दिसंबर की फोटोग्राफ आप देखें, तो ये जो पिक्चर बीच वाली आप देखेंगे, इसमें मल्टी नोडुलर पिक्चर आ रही है। ऐसा लगता कई हाइग्रोमा थे जो मिल करके एक ह्यूज लंप इन्होंने बना दिया था। तो जब रिडक्शन होने लगा तो देखिए बीच वाले फोटोग्राफ में आपको 3 लीजन्स ऐसे दिखेंगे जो अलग अलग है, उनमें बाउंड्री भी दिख रही है। दिसंबर 15 के बाद मैं दूसरी फोटो आप 5 महीने बाद की देखिए, 10/5/16। ये बच्चा देखिए,
इसको दूध के दांत भी टूटने लगे और रिडक्शन हो रहा है। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू वेल इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडी, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिर मई के बाद आप देखिए अगस्त, अगस्त 16 फर्दर रिडक्शन हो रहा है। बीच के फोटोग्राफ मैंने ओमिट कर दिए। फिर 22 जनवरी 2017 आप देखें कितना कम हो गया, जो कि एक बहुत कौतूहल का विषय किसी के लिए भी हो सकता है। फिर जुलाई 17 की आप फोटोग्राफ देखें, रिडक्शन हो रहा है 3 व्यू में, एंटेरो-पोस्टीरियर, देन लैटरल एंड पोस्टीरियर। फिर 26 जून 18 की फोटोग्राफ आप देखें, बच्चा बड़ा भी हो रहा है और फर्स्ट क्लास रिडक्शन होता चला जा रहा है। और देखिए किस तरह सर्जरी से बच्चे को बचाया गया। आप ये देखिए दिसंबर 18 और बीच वाली फोटोग्राफ आप देखें, जो 3 लीजन आपको दिखते थे जुड़े हुए, वो देखिए किस तरह से श्रिंक हो गए और रिंकल्स भी आ गए। यहाँ पे देखिए रिंकल्स आ गए, रिड्यूस होता चला जा रहा है। दिसंबर 18 के बाद अप्रैल 19 ये देखें और रिडक्शन हुआ। तीनों फेजेस, तीनों एस्पेक्ट में आप देखें ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है। फिर जुलाई 19 में आप देखें और रिडक्शन है, लेकिन इसमें पिछले वाले से बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह इसमें दवा की पोटेंसी बढ़ाई गई। ये अक्टूबर 19 की फोटोग्राफ है, इसमें भी रिडक्शन हुआ। फिर 11/5/20 ये कोरोना काल का पिक्चर है। और उस जो आगे वाली पिक्चर्स हैं वो आए नहीं, सिर्फ वो हमको फोटोग्राफ भेजते रहे। अभी तक उन्होंने लास्ट 10 सालों में 3 या 4 विजिट हमारे यहाँ किया हुआ है, बाकी सब फोटोग्राफिक और टेलीफोनिक ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके बाद मई के बाद देखिए दिसंबर 20 ये भी कोरोना पीरियड था। इट इज मच मच बेटर, आप सभी एग्री करेंगे। उसके बाद देखिए दिसंबर 21 फर्दर रिड्यूस्ड। फिर दिसंबर 22 और रिडक्शन हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और फॉलो अप 26 जून 23 ये फोटोग्राफ आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें कि कहना मुश्किल है कि इसको कभी सिस्टिक हाइग्रोमा था। फिर 30 जनवरी 24 ये लेटेस्ट जो उस समय जनवरी इसी साल की फोटोग्राफ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी दिल्ली में वर्ल्ड होम्योपैथी कांग्रेस हुई थी 10/11 को, तो डॉक्टर खुराना साहब का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 20 मिनट का एक कोई प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। तो मैंने कहा साहब टाइम बहुत कम है। तो उन्होंने कहा 20 से 21 मिनट नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन इसी जो हमारी वर्ल्ड होम्योपैथी कांग्रेस जो हुई थी 10-11 अप्रैल को दिल्ली में, उसमें मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया था। उसी को मैं आज रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। तो जनवरी 24 के बाद, चूंकि अप्रैल में कॉन्फ्रेंस थी, तो जाने के पहले पहले ये मेरे पास फोटोग्राफ आ गया 31 मार्च 24। तो इसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया। और अगर आप देखें पहले से कंपेयर करें, तो अभी आपको मैं एक कंपैरेटिव फोटोग्राफ का सीरीज दिखाऊंगा। आप ये देखें कंपैरेटिव फोटोग्राफ 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। 24 वाला इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ग्रेजुअल रिडक्शन होता चला जा रहा है। और बच्चे की ग्रोथ भी, पहले बच्चा बहुत वीक था, कमजोर था, और धीरे धीरे देखा कि उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही और अच्छा खासा लंबा चौड़ा और बढ़िया बच्चा वो डेवलप हुआ अल्टीमेटली। एंड ही डिडंट हैव एनी कफ एंड कोल्ड फीवर। उसकी इम्यूनिटी भी, जो पहले उन्होंने बताया था कि उसको टेंडेंसी कैच कोल्ड भी था, वो भी सब ठीक हो गई। और इस तरह रिडक्शन होता चला गया। अब मैं, ये तो एपी व्यू है, अभी दूसरा व्यू देखिए, लेटरल व्यू, राइट लेटरल व्यू। फर्स्ट से और लास्ट में कंपेयर करें तो मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन इट में भी, इट कुड बी 99% या 98%। इस तरह से एक और एस्पेक्ट में दिखाऊंगा, पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, जो कान के नीचे अगर आप देखेंगे और किस तरह से रिडक्शन होता चला गया। और वो बच्चा हालांकि अभी भी मेरे फॉलो अप में है
अभी लास्ट वीक भी शायद दवा उसकी भेजी गई है। मैं उनसे कहता हूँ दवा रोक दीजिए, लेकिन उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं साहब, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि उसका ट्रेस भी न रहे। तो साहब ये आपके सामने जो केस मैंने प्रेजेंट किया, इसके बारे में मैं अब डिस्कस करूंगा कि हाउ वी टुक अप द केस एंड व्हाट मेडिसिन वाज प्रेस्क्राइब। आप सभी को उत्सुकता होगी। ये हमारी ओरिजिनल केस शीट है। जनरली लोग इसको नहीं शेयर करते, लेकिन डॉक्टर साहनी साहब एग्री करेंगे, हम तो एविडेंस बेस वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज है वो सब सामने आनी चाहिए। ये जो केस हिस्ट्री बनी हमारे जूनियर डॉक्टरों की राइटिंग है, और ये बच्चे का नाम हालांकि नहीं बताना चाहिए। 1 साल कुछ महीने का बच्चा था, एंड उसको पेनलेस नॉन टेंडर सिस्टिक लार स्वेलिंग राइट साइड, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं। एपिटाइट नॉर्मल, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड जैसा मैंने बताया वो लिखा हुआ है, और जो पहले की दवाएं उसको दी गई थी वो भी सब लिखा हुआ है। तो दाहिनी तरफ आप देखेंगे जो रूब्रिक निकाले गए उसकी हिस्ट्री के बाद, तो बच्चे का नेचर थोड़ा सा ऑब्स्टिनेट था, जिद्दी टाइप का बच्चा था, बहुत जल्दी रोने लगना। अब 1.5 साल का बच्चा तो वैसे ही रोता है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो साहब थोड़ा जिद्दी टाइप का है, और एक्टिव था। स्टार्टलिंग ड्यूरिंग स्लीप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, सोते सोते चौंकता है। फ्राइटेंड इजिली, छोटी सी बात उसको, जैसे दूध नहीं पीता, उन्होंने कहा बिल्ली आ जाएगी या चूहा आ जाएगा तो एकदम से वो डर जाना, उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते थे। तो ये भी एक सिम्टम लिया गया। अदरवाइज 1-1.5 साल के बच्चे में क्या सिम्टम लेंगे। साल्टी फूड डिजायर, उन्होंने बताया थोड़ा सा वो, मतलब मीठे की नहीं, नमक नमकीन चीजों की उसको, जैसे चिप्स दे दिया या कुछ दे दिया, तो नमकीन मीठा बिस्किट दिया तो नमकीन को प्रेफर करना, ये भी एक रूब्रिक ले लिया गया। हाँ, सर में पसीना उसके बहुत आता था। ये देखिए 17 फरवरी 2014 में देखा, उस समय में जब सर मैंने एग्जामिन किया तो वास्तव में इट वॉज स्वेटी, पर्सपिरेशन स्कैर, थर्स्ट थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा, लिटिल बिट ज्यादा। अब देखिए दवा की चॉइस आई, कैलकेरिया कार्ब और फास्फोरस, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल, कोई भी प्रेगनेंसी में बच्ची लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ड्रगिंग की हिस्ट्री नहीं। तो इन सिम्टम के साथ इसको जब रिपर्टाइज किया, नेचुरली सिम्टम को रिपर्टाइज करेंगे, तो ये होम पैथ सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। अब ये रूब्रिक्स हमने लिए, obstinate, weeps easily, startling during sleep, frightened easily, desire for salty food, perspiration on scalp, thirst little bit increase। ये जबरदस्ती का थर्स्ट को सिम्टम डाला गया, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। और ये होम पैथ सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ। आप, वी आर प्राउड कि हमारे डॉक्टर जवाहर शाह द्वारा डेवलप किया गया। इट इज वेरी हेल्पफुल टू मी, एटलीस्ट आई एम यूजिंग दिस। और ये सिम्टम डालने के बाद कैलकेरिया कार्ब लगा कि ये सिमिलिमम लगती है, बच्चे को देखने के बाद भी और उसके सिम्टम पिक्चर को देखते हुए। तो ईश्वर का नाम लेके कैलकेरिया कार्ब हम लोगों ने सेलेक्ट किया। रिजल्ट ऑफ रिपर्टाइजेशन आपके सामने, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, चाइना, नेट्रमी और फास्फोरस। सो कैलकेरिया कार्ब 7/7 ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया। 30, अब इसको कैसे दिया। 31 डोज वीकली, अगर 1 महीने की दवा भेजना तो कैलकेरिया का 1 डोज वीकली फॉलोड बाय प्लेसिबो। तो photographs were sent by parent on regular basis and appreciable reduction was noted every time, जैसा आपने देखा। सो बाद में पोटेंसी इसकी बढ़ाई गई, जब रुक गया तो 200 कर दिया, 1 m कर दिया। तो 200 जब दी गई तो 15 दिन में या महीने में 1 डोज, और 1 m तो 1 महीने में ही 1 डोज दी जाती थी। मेन ड्रग वाज दिस। कभी उसको कोल्ड वगैरह कुछ हो जाता था तो इट वाज फॉलोड बाय बेलाडोना, बाकी और कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी। उनसे मैंने कहा कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो तो आप वहां लोकल डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वो मैंने इंटरफियर नहीं किया, लेकिन एक आध बार बीच में बेलाडोना की जरूरत पड़ी। सो उस केस को देने, आई मीन क्योर करने के बाद हमने जब रिजल्ट निकाला, जब अभी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो टोटल 12 केस वेल डायग्नोस्ड were taken up for homeopathic treatment, out of which 10 showed positive response to indicated homeopathic remedy as seen in photographic evidence। तो 12 में से 10 केसेस जो इम्प्रूव किए उनको मैं क्विकली, अभी तो टाइम है 15 मिनट में दिखाऊंगा।
ये स्टेटस है एक स्टैटिस्टिकल, बिकॉज वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस में प्रेजेंट करना था। तो 8 केसेज बेस्ट इंप्रूव किए, बेस्ट मतलब 80% से ज्यादा, और 2 केसेज इंप्रूव किए अबाउट अप टू टू द ट्यून ऑफ 50%। एक केस और दूसरा केस नहीं इंप्रूव किया, और मे बी वो चला गया या सर्जरी कराया, आई डो नॉट नो। आउट ऑफ 12, 10 में से अगर आप देखेंगे तो 12 में से 9 केसेज में कैलकेरिया कार इंडिकेट हुई या हमने दिया, और 2 केसेस फास्फोरस और एक केस लाइकोपोडियम। सो 9 2 11 इस तरह से हम लोगों ने ट्रीट किया। और अभी मैं जो आपको मैंने बताया कि 12 में से जो 10 केसेस, वो मैं आपको कुछ शेयर करूंगा शॉर्ट में। अ, एक ये केस, you will see post, pre and post photographic evidence at a glance। ये सिस्टिक हाइग्रोमा केस नंबर 4 है। ये देखिए, अगर आप शॉर्ट में देखें, मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। बिफोर ट्रीटमेंट ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, लेटरल साइड में, इट वाज ए लार्ज सिस्टिक हाइग्रोमा, जो कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कम हुआ, और बाद में लास्ट फोटोग्राफ देखें, इट रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकेरिया कार। आई टेल यू, आई नेवर यूज हाई पोटेंसीज। वी स्टार्टेड फ्रॉम 30, मैक्सिमम 200, और 1 M से ऊपर किसी केस में नहीं जाना पड़ा। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। एक ये बच्चा हमारे पास किसी दूसरे प्रदेश से आया था। आप देखें कि इतना अच्छा रिडक्शन हुआ कि पूरा श्रिंक हो गया, जैसे लगता है किसी ने इसके अंदर से सिरिंज से पानी निकाल दिया। ये भी कैलकेरिया कार्प से रिस्पॉन्ड किया। इतने छोटे बच्चे में क्या सिम्टम लेंगे आप? लेकिन साहब, ये जो हैनीमैन साहब हम लोगों को हाथ में जो अस्त्र, ये जो पकड़ा गए हैं होम्योपैथी के फॉर्म में, उसका चमत्कार है कि सिस्टिक हाइग्रोमा केस नंबर 5 है, जिसमें कि देखिए किस तरह रिडक्शन हुआ। इतने के बाद वो मदर को लगा कि अब ठीक है, फिर उसने आना बंद कर दिया। एक दूसरा मैं केस दिखाता हूँ। हाँ, ये तो आई थिंक ये 2008 का केस है। ये हाथ से देखिए लिखा हुआ फोटोग्राफ में, 27 जनवरी 2007। और ये बच्ची बहुत बड़ी हो गई, अभी ये लोग ग्वालियर में है। एक दिन फोन आया था, और ये सोचिए कि करीब 16 साल की बच्ची हो गई। इसको भी सिस्टिक हाइग्रोमा था। आप देखेंगे किस तरह से फॉलो अप 1 में रिडक्शन हुआ, और फॉलो अप जो बीच और फोटोग्राफ है 2010 में, ये ठीक हो गई। 8 में मैंने शुरू किया, और फरवरी 2010 में ये ठीक हो गई। तो करीब 2 साल इसमें ठीक होने में लगा। इसको एक हाई वो भी था, बाईं तरफ चेस्ट में अगर आप देखेंगे बीच वाली फोटोग्राफ में, दिस वाज हीमेंजियोमा। डॉक्टर सानी साहब, आप ताजुब करेंगे कि सिस्टिक हाइग्रोमा के साथ हीमेंजियोमा भी ठीक होता है। यूजुअली हम लोग विश्वास नहीं करते कि हीमेंजियोमा भी ठीक होता है, लेकिन आप बीच वाली फोटोग्राफ में क्लियर है, जिसमें कि वो लाल लाल से देखिए दाना पड़ा हुआ है, इट वाज हीमेंजियोमा। ये भी रिजॉल्व हो गया। और उसके पेरेंट्स ने मुझे एक दिन फोन किया ग्वालियर से कि साहब, वो बच्ची आपको याद होगा, और उसको कुछ प्रॉब्लम थी, अभी 16-17 साल की बच्ची। ये दूसरा बच्चा है, ये दूसरे स्टेट से आया था। ये इट वॉज टेकन अप ऑन 10 अक्टूबर 2007। 2007 हाथ से लिखा हुआ है। आप देखेंगे रिडक्शन होते होते करीब 80-90% रिड्यूस हो गया। सर्जरी इसकी भी बच्चे की बच गई। एक ये बड़ा पुराना केस है। ये इसमें देखिएगा कब का है। हम्म, यहाँ पे क्या, बहुत पुराना पेशेंट है। आई थिंक ये, हाँ, 97, 97 के आसपास का ये केस था। ये मैंने पब्लिश किया था कहीं, इसी को देख करके वो बॉम्बे वाला केस आया था। ये देखिए किस तरह से रिजॉल्व हुआ, और बहुत जल्दी रिजॉल्व हो गया। इसमें भी ड्रग कैलकेरिया का थी। यहाँ पर। हाँ, एक ये केस, दिस इज अगेन 10th केस है। अ, ये 2004 का केस है। ये इट वॉज ए वेरी, ये भी बड़ा काफी
यहाँ लखनऊ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आया था। इसको हालांकि डॉक्टर्स ने कुछ कहा, जब मैंने ठीक किया तो पहले फोटोग्राफ को देख के एक आध सर्जन ने कहा कि सिस्टिक हाइग्रोमा भी हो सकता है, कोई ट्यूमर भी हो सकता है, बट डेफिनेटली इट वाज नॉट इन थायराइड। तो आप देखेंगे ये पहला केस, ये बच्चे की एज भी ज्यादा थी, बीच में रिडक्शन हुआ और लास्ट फोटोग्राफ में देखेंगे ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया। दिस इज द ओनली केस विच रिस्पॉन्डेड टू लाइकोपोडिया। अब वो केस हिस्ट्री इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये वहां मैंने 20 मिनट्स का प्रेजेंटेशन बनाया था, लेकिन आपके सामने तो हमें और मौका मिल रहा है। एक केस ये देखें, ये भी बिफोर एंड आफ्टर, एक बार दो फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रजिस्ट्रेशन नंबर 2549, सिस्टिक हाइग्रोमा नंबर 2। दिस आल्सो रिस्पॉन्डेड टू कैलकेरिया का। फर्स्ट और लास्ट अगर फोटोग्राफ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 99% रिजॉल्व हो गया और ये भी सर्जरी से बच्चे को बचाया जा सका। ये एक बच्चा देखें, ये बरेली से लाया गया था, सिस्टिक हाइग्रोमा नंबर 3। इट रेस्पॉन्डेड टू फास्फोरस। लेफ्ट साइड आप नेक के सर्वाइकल रीजन में, सुप्राक्लेविकुलर रीजन में देखेंगे जहां की सिस्टिक हाइग्रोमा है। दूसरे में करीब 50-60% रिडक्शन है। उसके बाद मैंने कई बार उनको कहा कि आप फोटोग्राफ भेजें, तो वो दवा मंगाते रहे। फोटोग्राफ मेरे पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने दवा भी छोड़ दिया है और उन्होंने कहा साहब ऑलमोस्ट ठीक है, बट दे डिडंट सेंड द फोटोग्राफ। सो इन केसेस के बाद मैं अधिक समय न लेते हुए मैं कंक्लूजन पे आऊंगा कि इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस शॉर्ट क्लिनिकल स्टडी, हालांकि ये करीब 26-27 साल में मैं ये गैदर कर पाया केसेस, that patients of cystic hygroma can be treated successfully by well-indicated homeopathic remedy, saving them from surgical procedure. ये बच्चे के लिए तो वरदान है ही। छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप के टेंशन, उनकी जो दिमाग में चिंता और जो टेंशन होता है कि इतने छोटे बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, नेक की सर्जरी होगी, यहाँ से सारी कैरोटिड आर्टरी वगैरह ऊपर ब्रेन में जाती है, बहुत सारी नर्व्स की यहाँ से पास होती है, जिसमें कि हमेशा सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस का डर बना रहता है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता। और मुझे भी बड़ा ताजुब है कि जब मैंने शुरुआत में एक आध केसेस में सफलता पाई, तो उसी के इंकरेजमेंट से मैंने और भी केसेस को ट्रीट किया। लेकिन वो जो मैंने मुंबई वाला केस, जो मॉडल केस आपको दिखाया, ये हमारी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक केस है, और जिसमें इतना बड़ा, मतलब इससे बड़ा ट्यूमर मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा था, जो कि अपेरेंटली विजिबल हो। फाइब्रॉयड वगैरह, ओवेरियन सिस्ट जरूर अल्ट्रासाउंड में देखे, लेकिन जब तक विजिबल ना हो तब तक उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो इन केसेस के एक्सपीरियंस पे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं अपने सीनियर जूनियर कोलीग्स को कि आप सिस्टिक हाइग्रोमा को ट्रीट कर सकते हैं, और कभी भी इसकी पेटेंट या कोई स्पेसिफिक दवा ढूंढने की कोशिश ना करें। मेरा कंटेंशन है कि देखिए, कुछ केस कैलकेरिया कार्ब से ठीक होते हैं, एक लाइकोपोडियम से ठीक हुआ, कुछ फास्फोरस से हुए। तो आउट ऑफ देम कैलकेरिया कार्ब 9 केसेस में सक्सेसफुली उसने रिजल्ट दिया है। और ताजुब की बात है कि कोई हमको दूसरी दवा इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो इट वाज इंडिकेटेड, पार्शियली इंडिकेटेड, क्योंकि ये वन साइडेड डिजीज होता है, सिम्टम फ्री, कोई सिम्टम नहीं होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है दवा का चयन करना। लेकिन इस शॉर्ट स्टडी से इतना तो कंक्लूड आप कर सकते हैं कि हम लोग और भी हमारे जो कोलीग इसमें जुड़े हुए हैं, वो आपको एक इंकरेजमेंट होगा कि ऐसे केसेस को हम ट्रीट करें, और आपके पास एक प्रेसिडेंस, एक एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपके सामने पीपीटी दिखाया, या आपके सामने एक उदाहरण रहेगा दूसरे को दिखाने के लिए कि देखिए भाई ऐसे केस ठीक हो सकते हैं, तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डिस्कशन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता था। अ, गागर में सागर होना चाहिए, जिससे कि अ, काफी चीजों को बहुत शॉर्ट टाइम में दिखाया जा सकते हैं। तो मैं सभी का, जो लोग हमारे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, जिनमें उपस्थित हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डॉक्टर सानी साहब का विशेष कर मैं शुक्रगुजार हूँ।
हमारे साथ एक पत्रकार जी भी दिख रहे हैं, धर्मेंद्र सक्सेना जी। उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये वेबिनार अटेंड किया हमारा ये सीरीज। और आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और अपना फीडबैक, अगर कभी भी किसी को इसमें सक्सेस मिलती है तो इस प्लेटफॉर्म पे या किसी प्लेटफॉर्म पे आप हमको फीड स्क्रीन नहीं, अच्छा ठीक है। डॉक्टर अरुण जादव जी ने आपको मैसेज किया है। जी जी वेरी जी। नाइस केस विथ जेन्युइन प्रेजेंटेशंस। हाँ आई ऑलवेज लाइक केस प्रेजेंटेशंस ऑफ डियर डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी। आई एम डॉक्टर अरुण जादव। सो नाइस डॉक्टर जादव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिनों के बाद मैं जादव जी को भी देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सर, आपका प्रेजेंटेशन तो निश्चित रूप से हर एक बात बहुत ही अच्छा होता है। जी और जी आप माने जाते हैं कि एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी के एक जी बहुत अच्छे प्रमोटर हैं। और आपके जितने भी केस अभी तक ले आपने प्रेजेंट किया है वो आपको बहुत ही हर एक लोगों के लिए अच्छा है। एक सवाल है लोगों ने किया है, आर्किनोइड सिस्ट क्या होता है? थोड़ा सा कुछ लोग जो न्यू कमर्स होंगे उनको जानकारी नहीं होगा, तो आप अरेक्नोइड आर्किनोइड, सिस्ट। हाँ, या शायद आप जो कहना चाहते थे उसको ये ठीक से एक समझ नहीं पाए हैं। वर्ड आपका ही वर्ड को यूज कर नहीं करके कुछ अलग वर्ड यूज कर रहे हैं। देखिए आपका अरेक्नोइड, जो ये देखिए सर, सिस्टिक हाइग्रोमा तो आपको हाँ मालूम पड़ गया कि क्या होता है, एक्जिला और नेक पे ज्यादातर होता है। बट अरेक्नोइड सिस्ट जो होता है ये ब्रेन में तीन मेम्ब्रेन्स होते हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर। तो वहां पे जो अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो सिस्ट बन जाते हैं वो अरेक्नोइड सिस्ट होते हैं, तो ज्यादातर इनका होते वो हैं। हमको लगता है कि ये सिस्टिक हाइग्रोमा के विषय में जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ व्हाट इज हाँ, सिस्टिक हाइग्रोमा सर? बिल्कुल पूछिए। जी सर, आप बताइए सर। सिस्टिक का हाइग्रोमा एक्चुअली में जैसे इसका क्या फीचर्स है ये जानना चाह रहे हैं लोग। जी हालांकि आपने केस के दौरान तो आपने बताया ही है, हाँ हाँ, लेकिन इनके लिए अलग से जानकारी चाहिए। ये लिम्फेटिक्स होते हैं जो जिस समय बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है इंट्रा यूट्राइन, तो उसमें जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जब इसकी जो भी बायोप्सी जब होती है तो उसमें लिम्फेटिक चैनल है वो ब्लॉक मिलते हैं। तो जो लिम्फ होता है वो ऊज आउट करके और चारों तरफ वो भर जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया हाइग्रोमा, पानी जैसे भरा रहता है। और ये बिल्कुल बुलबुले से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और दे आर नॉट हार्ड टू टच, वेरी सॉफ्ट। और उसको देख के लगता है कि आप इसको दबा सकते हैं, टोटली पेनलेस होता, कोई तकलीफ नहीं होती। तो लिम्फेटिक ब्लॉकेज की वजह से जिस तरह फाइलेरिया में एलिफेंटियासिस होता है, उसी तरह एलिफेंटियासिस की तरह इसमें भी लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक होते हैं, और ये चारों तरफ से ये जो लिम्फ है वो भर जाता है और वो एक ट्यूमर का शेप ले लेता है। तो इन रियल सेंस दे आर नॉट ट्यूमर्स, ये सिस्टिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पेनलेस होते हैं, और लिम्फेटिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें कहीं हैमरेज या ब्लीडिंग नहीं होती। तो जो मैंने केसेस आपको दिखाया, एक केस मैंने नहीं दिखाया जानबूझ के, एक लड़की का था यंग, उसको नेक से लेके ब्रेस्ट था। तो फोटोग्राफ मेरे पास है, लेकिन वो मुझे ऐसा ठीक नहीं लगा कि उसको मैं शो करूं। वो भी बच्ची रिस्पॉन्ड कर गई। उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, वो आजमगढ़ से आई थी, और बाद में पता लगा, आई वाज सो हैप्पी कि उसकी मैरिज वैरिज भी हो गई। वो जो एक प्रॉब्लम उसको थी वो भी रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन उसको मैंने जानबूझ के इसमें ऐड ऑन नहीं किया। तो सिस्टिक हाइग्रोमा की डायग्नोसिस बड़ी सिंपल होती है, ऊपर से देख के आप पता लगा सकते हैं, अपेरेंटली क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हैं। नो नीड ऑफ एनी बायोप्सी। और कुछ हमारे पास केसेस, एक एमआरआई लेके भी आया था, उसमें भी वही फाइंडिंग थी सिस्टिक पे। जनरली हमको लगता है कि सिस्टिक ट्यूमर जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, जी लेकिन हाइग्रोमा पानी भरे रहने के कारण हाँ हाँ ये हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट पैल्पेबल दिखलाई सॉफ्ट, पड़ता बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जैसे गुब्बारे में है। पानी भरा जी होता है, जी उस जी तरह जी। से इसको आप दबा सकते हैं, पेनलेस हाँ, हो। ये है कि उसका कवरिंग जो है थोड़ा सा हार्ड होता है। और हाँ भीतर में लगता है कि एक बॉल होता है ना, बच्चे लोग खेलते जी हैं बॉल, उसके अंदर पानी भरा रहता है और उस तरह का ये हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट।
जी। हमको लगता है कि शायद इसे अच्छा से लोग समझ गए होंगे इस हाँ एक्सप्लेनेशन से, हाँ और बहुत अच्छा आती रहा है। इसमें अपने कैलकेरिया कार्ड के मोस्ट ऑफ द केसेस को डिस्क्राइब किया सर। जी। तो कुछ अदर मेडिसिन भी क्या इसमें इंडिकेट हो सकते हैं? क्योंकि जब इंडिकेशन तो वो केस टू केस वेरी करेगा, या लेकिन चूंकि जब मैंने समअप किया तो आउट ऑफ 12 9 केसेस में कैलकेरिया कार्प से ही रिजॉल्व हो गए। फिर दवा हमको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। देयर वाज नो नीड ऑफ चेंजिंग द मेडिसिन, और इसमें कोई एक्यूट रेमेडी की भी जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड ऑफ एक्यूट रेमेडी। और यूजुअली मैंने देखा कि लोग 10 mg 50 mg CM दवाएं देते हैं। नो, आई डोंट एग्री विद दिस। आई ऑलवेज स्टार्ट विद 30। मैक्सिमम रिडक्शन आप देखिए, वो जो बच्चा था बॉम्बे वाला, उसमें 30 पोटेंसी एक डोज हफ्ते में। और जब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसका पहला फोटोग्राफ आया तो रिडक्शन होने लगा। जब कई सालों बाद रुक गया तो 200 दिया, या बाद में 1 mg। 1 mg वॉज गिवन इन वंस ए मंथ। बाकी कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें कोई पेटेंट या स्पेसिफिक रेमेडी हमारी मटिया मेडिका में नहीं है। बट जैसे लाइकोपोडियम का केस था, उसके मेंटल सिम्टम बहुत सारे ऐसे टैली कर रहे थे, तो लाइकोपोडियम दिया। वो कैलकेरिया कार का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, थोड़ा गुस्सैल था, लाइकिंग फॉर स्वीट्स था, एंगर सप्रेशन था, बहुत सारे सिम्टम इस तरह के। नेल बाइटिंग था, और नेल बाइटिंग इज ए मार्क्ड सिम्टम इन लाइकोपोडियम, नॉट इन कैलकेरिया कार। उसका माइंड बच्चे का कैलकेरिया कार की तरह डल पीविश नहीं था, बल्कि एक्टिव था, कुछ सेल टाइप का बच्चा था। तो लाइकोपोडियम इंडिकेट हुई। फास्फोरस वाले में उसकी थर्स्ट, क्रेविंग फॉर सॉल्ट एंड क्लिंगिंग टू द मदर, बार बार पानी पीना, नमक को चाटना, क्लिंगिंग टू मदर, फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म, इस तरह के कुछ सिम्टम लिए गए थे। वो फास्फोरस से रिस्पॉन्ड कर गया। लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल कैलकेरिया का केम आउट टू बी द बेस्ट रेमेडी। तो जब कभी आप लोगों को केस मिलता है तो आप जरूर देखें और फीडबैक दें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो केसेस ठीक हों उनको पब्लिश करें। ये हमारा पूरा सीरीज ये पब्लिश हो चुका है, एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च। ये जर्नल नोएडा से छपता है, उसमें ये मैंने पब्लिश भी किया हुआ। एंड आई एम मेंटेनिंग ए एक्सक्लूसिव फाइल ऑफ सिस्टिक हाइग्रोमा केसेस। सो आप लोग भी डॉक्यूमेंट करें और पब्लिश करें, और इस तरह के फोरम पे शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी मौका मिले इस तरह केस ठीक करने का। डॉक्टर साहब के कुछ पुस्तकें हैं जो कि एविडेंस बेस्ड कैसे आप लोग करेंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा उसमें जितने भी ऑडियंस है उनको उस किताब को पढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब आप कुछ किताब का नाम बता देंगे और कहाँ मिलेगा ये बता देंगे तो जी लोगों को आप अपनी किताब का जिक्र करें, जिसमें कि आपने एविडेंस बेस्ड लोगों को एक डायरेक्शंस मिलेगा। जनरल पब्लिक को, प्रैक्टिशनर के पास में भी एविडेंस बेस्ड प्रेजेंट करने का आइडिया नहीं होता, लेकिन आपके केस को प्रेजेंट पढ़ने के बाद में लोगों को हाँ एक इम्पैक्ट आएगा दिमाग में कि हाँ, कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने आपको सब किताब भेजी हुई है। मैं तो देखा हूँ, मैं तो आपकी किताबों एविडेंस को देखा हूँ। एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी, एंड दूसरी किताब मैं जो कि गायनी के ऊपर लिखी मैंने। पवन जरा किताब उठा जल्दी से, एक एक कर। तुम लोग आधे घंटे में आपको पहले गायनी वाली दे। सर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ किताब, हाँ तुमने नहीं देखा, ये है। हाँ, ये तो किताब मेरे पास में है जी। आपको मैंने भेजा हूँ, जी जी। एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन गायनेकोलॉजी। ये इंडिया में क्या वर्ल्ड में पहली किताब है जो एविडेंस बेस्ड गायनी में, जिसमें इट इंक्लूड्स वर्क ऑन फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइडनोमा, ब्रेस्ट, पीसीओडी, नेबोथियन सिस्ट, सर्वाइकल पॉलिप, इस तरह के 6 केसेस, 6 डिजीजेस पे मैंने वर्क किया है जो एविडेंस बेस्ड। ये किताब अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और हमारे क्लिनिक से भी आप ले सकते हैं। दूसरी किताब जो लिखी है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी, इट इंक्लूड्स वर्क ऑन विटिलिगो, psoriasis, lichen planus, alopecia areata, fungal infection of hair, skin and nail, and some other diseases of skin. Lichen planus मैंने आपको बताया। तो इसमें करीब 8 केसेस, 8 डिजीजेस के ऊपर विद एविडेंस कि किस तरह केस टेकिंग की गई, कैसे रिपोर्टराइज किया, क्या रूब्रिक लिए, कैसे ट्रीट किया, विद फोटोग्राफिक एविडेंस।
ये अगर आप देखेंगे ये भी एक यूनिक किताब अपनी तरह की है, जो कि यूजुअली अपने साइंस में एविडेंस बेस्ड वर्क करके बुक फॉर्म में नहीं चीजें आ पाई। और तीसरी प्योरली रिसर्च वर्क है, एक्सपेरिमेंटल होम्योपैथी। इसमें 16 रिसर्च पेपर्स हैं जो कि लैब में काम किया गया, जिसमें कि एंटीवायरल इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स ऑन फंगल इन्फेक्शंस लाइक कैंडिडा, ट्राइकोफाइटॉन, एस्परजिलस, ट्राइकोफाइट, पेनिसिलियम, माइक्रोस्पोरम, और एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स ऑन चिकन एम्ब्रियो वायरस एंड ऑल। सो इसमें टोटली लेबोरेटरी वर्क, जो रिसर्च वर्क हमने किया है लास्ट करीब 40 सालों में, वो उसको समाहित करके ये किताब हमने पब्लिश किया है। ये सभी अमेजॉन पे भी अवेलेबल है। मुझसे गलती हुई कि इसमें एक स्लाइड हमको डालनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी नहीं, को, आपने तो फोटो दिखला ही दिया। जी जी और जी, किताब का, तो और अगर किसी को इसमें चाहिए तो भी हमारे हाँ, डॉक्टर साहब गौरांग क्लिनिक का एड्रेस दिया हुआ है, या तो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते जी हैं, उस जी। पर भी अवेलेबल। तो जो लोग क्योंकि बच्चे एमडी पीएचडी कर रहे हैं, उनको रेफरेंस मटेरियल की बड़ी कमी रहती है। यूजुअली उनको वर्क डन नहीं मिलता, तो रेफरेंस नहीं मिलता तो पीएचडी या एमडी में थीसिस लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केसेस, ऐसे जो बच्चे हैं जो एमडी पीएचडी करना चाहते हैं गायनेकोलॉजी में या डर्मेटोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर, तो उनके लिए किताब वरदान हो सकती है। आप चाहें तो इसको अमेजॉन से या हमारे क्लिनिक से अवेलेबल मैं करा सकता हूँ। आज के मॉडरेटर डॉक्टर अंकिता जी अभी अपना एमडी परस्यू कर रही हैं, और इनके लिए बहुत अच्छा जानकारी शायद होगा, क्योंकि एविडेंस बेस्ड का और रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार करना एक हाँ, अच्छा, बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, और जो बहुत, कि हाँ, तो बहुत सारे क्योंकि पेपर हमारे नहीं यहाँ मिलते। सब, हमारे यहाँ पब्लिकेशन लोग पब्लिश नहीं करते। या तो या अगर यूं ही आप रखे हुए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पीएचडी जब कर रहा था होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से, तो पीसीओडी पे था, थीसिस मैंने सबमिट कर दिया, तो वहां से क्वेरी आई आपने रेफरेंसेस नहीं लिए। तो मैंने कहा, मैंने बहुत पता लगाया, कई लोगों ने प्रेजेंटेशन किए थे सेमिनार्स में, लेकिन उन्होंने कहा कि देयर इज नो पब्लिकेशन। तो जब तक किसी जर्नल में पब्लिश नहीं होगा तो रेफरेंस कहाँ से लेंगे? किसी के क्लिनिक के वर्क को रेफरेंस में नहीं लिया जा सकता। तो मुझे तब महसूस हुआ, और बाय द वे जब मैंने रेफरेंस लिया तो मेरे ही पेपर पब्लिश थे, पीसीओडी पे 3 पेपर, उन्हीं को मुझे लगाना पड़ा, और वो फिर हमको पीएचडी ग्रांट हुई। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करें कि जो अचीवमेंट हो, उनको जो भी 4-5 जर्नल हमारे इंडिया में छपते हैं उसमें पब्लिश करिए। पब्लिकेशन के बाद ही वो ऑथेंटिसिटी आती है, और उसको कोट किया जा सकता है, रेफरेंस लिया जा सकता है। बहुत सो अच्छा, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। जी आ, जैसा कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया, सारी बातें आपने बताई, जी, एक चीज का समरी हम लोग यही कह सकते हैं कि क्लासिकल होम्योपैथी को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी। आपके आपने जो जैसे कैलकेरिया का आप चुना, लाइकोपोडियम की बात की, तो मेडिसिन का कितना अच्छा डिफरेंशिएशन आप कर पाए, जी यह इसलिए पॉसिबल हुआ कि आपको रिपर्टोरियल अप्रोच प्लस मेट्रामेडिका का अप्रोच आपके पास में है। जी दूसरा कि आप सिंगल मेडिसिन का यूज करके, ये जी एक लोग कहते हैं कि सिंगल मेडिसिन से नहीं ठीक होता है, मेरा मेरा भी ये मानना है कि बिना सिंगल मेडिसिन से ही ठीक होता है, अगर मल्टीपल जाओगे तो केस डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय, तो बिल्कुल। मैं भी देखता हूँ कि जितने भी क्लिनिकल क्योर्स हुए हैं, उसके पीछे में सिंगल मेडिसिन का ही राज है। हाँ मैं बहुत सारे अपने कैंसर के केसेस में देख रहा हूँ कि डेवलप इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। मैं दवा बदलने का जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, बदलता ही नहीं, क्योंकि जब तक प्रोग्रेस चल रहा है तो उसमें आपको लगे रहना पड़ता है, और उसको फॉलो अप करना, इम्पेशेंस होना, अधैर्य होना, एक चिकित्सक का जो है सो मल्टीपल मेडिसिन की ओर इंडिकेट बिल्कुल। करता है। और वही चिकित्सक जो कि अधैर्य हैं, जिनको पेशेंस नहीं है, वो लोग बार बार दवा को बदलते हैं, अब नहीं लाभ हो रहा है, अब नहीं लाभ हो रहा है। कोई भी काम होती है तो अपने समय पर ही होता है। ये बातें आपने आज अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस बात को भी एक्सप्लेन किया है। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा गाइडेंस है। तो आपके प्रेजेंटेशन से हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिल रहा है, प्लस एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और एक लोगों को कैसे होम्योपैथी का प्रेजेंट करना, क्योंकि होम्योपैथी को अगर आप बचाना चाहते हैं, जी 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 जो चैलेंजेस है हमारे होम्योपैथी के लिए, जी वह है कि हम लोग कैसे होम्योपैथी को लोगों के बीच में, खास करके पब्लिक ओपिनियन से, तो ठीक है आपके पास पेशेंट आएंगे,
लेकिन अगर साइंटिफिक ओपिनियन नहीं बनेगा तो जी। पॉलिसी मेकर्स को इसका नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी मेकर जितने भी हैं जैसे गवर्नमेंट लेवल पर, वो आपको साइंटिफिक वर्ल्ड को ही एक्सेप्ट करेंगे, पब्लिक ओपिनियन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग एविडेंस बेस्ड के नाम पर आप फोटोग्राफ्स दिखलाते हैं और कहते हैं इससे ठीक हो गया। हम लेकिन फोटो दिखला के क्या होगा, आपका पब्लिश कराइए पीयर रिव्यू जर्नल में, सेमिनार में आप दिखला दिए तो वो उसका आपको लिए कोई इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन आप अगर पीयर रिव्यू जर्नल में अगर कराते हैं तो वो एक माना हुआ जाता है, और अपने तो CCRH का जो जर्नल निकलता है उसमें आपके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जो कि आज दुनिया का एक, मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी के पीयर रिव्यू जर्नल में वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीयर रिव्यू जर्नल माना जाता है। इंडिया में इसके स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है ना, इसके स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है इस जर्नल के, आसानी से प्रिंपल। लेकिन आप अगर इसके पहले एक सेमिनार में, वेबिनार में मैंने डॉक्टर हरलिन कौर को भी इनवाइट किया था, जो कि इस IGRH की अभी एडिटर है, प्रेजेंट एडिटर है। तो उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की। देखने में कठिन लगता है, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, खाली आपका गाइडेंस है। तो जरूरत क्या है कि हम लोगों को एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशंस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। यही हम लोगों का होम्योपैथी का ये है। अपने ये लोगों के लिए एक अलीगढ़ का एड्रेस ये कौन सा है, किनका है? सर ये सर की ही क्लिनिक डिटेल्स मैंने ग्रुप उसमें मैसेज में डाल दी है। अच्छा, जो लोग डिटेल्स मांग रहे थे सर की, एड्रेस एंड ईमेल कांटेक्ट वगैरह। बहुत अच्छा है ये, ठीक है। हाँ अंकिता जी, आपको क्योंकि आपको कुछ सवाल करना हो, क्योंकि आपको MD में जो डेजिटेशन बनाने में आपको मदद मिलेगा सर का। आज आप समय अभी हम लोगों के पास में 5-6 मिनट है, आप उसमें पूछ सकती हैं। अंकिता क्या थीम है आपकी थीसिस की? सर मेरी एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, ओरल कैंसर पे हो रहा है। मतलब ओरल कैंसर में एलोपैथिक एडजुवेंट ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है, वो मेरा अभी टॉपिक है। जी सर, तो मेरी स्टडी में वैक्सन होम्योपैथिक कॉलेज से कर रही है, दिल्ली से। अच्छा, बहुत अच्छा है। आप मेहनत जी सर, ग्रेटर नोएडा में ही है मेरा कॉलेज। और मेरा स्टडी सेंटर एक्चुअली गाजियाबाद में है, श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल। वेरी गुड, कीप इट अप एंड मेहनत करिए और पब्लिश करिएगा। जो भी रिजल्ट्स आपके आते हैं यस सर, ऑथेंटिकेट करिए, और ज्यादातर पब्लिकेशन में इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, और जो दवा आप प्रिस्क्राइब करते हैं उसका जस्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए। वट एवर ड्रग यू आर गिविंग, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए कि हाँ साहब मैंने इसलिए दिया। सिर्फ अंदाज से नहीं हो, कोई हमारे पिताजी ने बताया, अंकल ने बताया, या डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिना पब्लिकेशन के, देखिए डॉक्टर नायक साहब हमेशा कहते थे, जो डायरेक्टर जनरल थे CCRH के, जब तक आपके वर्क को कोई कोट ना करे, कोई क्रिटिसाइज ना करे, कोई अप्रिशिएट ना करे, कोई उसको रेफरेंस में ना ले, तब तक आपकी जितनी मेहनत है वो वेस्ट है। उसको इंग्लिश में उन्होंने वो कोट करते थे किसी इंग्लिश ऑथर को। उसका मतलब ये था कि आपके काम को जब तक कोई कोट ना करे, रेफरेंस ना ले, उसको क्रिटिसाइज ना करे या अप्रिशिएट ना करे, तब तक उस काम की कोई वैल्यू नहीं। वो आपके क्लिनिक तक या आपके मरीज तक वो कन्फाइंड रहता है। लेकिन जब आप उसको प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे दिखाया, ये भी ऑथेंटिक नहीं है। पब्लिकेशन जब होता है तो उसको कोई रिव्यू करता है, 2 रिव्यूअर या 3 रिव्यूअर होते हैं, उसके बारे में क्वेरी करते हैं, फिर आप उसको जवाब देते हैं, फिर क्वेरी आती, फिर जवाब देते हैं। तो जैसे सोना होता है, वो खरा उतरता है जब उसको तपाते हैं, तो तपाने के बाद और जब कोई केस पब्लिश होता है या पेपर पब्लिश होता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और वो कोट होने लगता है, पूरे वर्ल्ड में व्यू हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी एक पीडियाट्रिक कोलेलिथियासिस का केस
3 साल के बच्चे का केस गॉल स्टोन का, मल्टीपल स्टोन थे, पीजीआई का केस था, वो हम लोगों ने टेकअप किया एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट सक्सेस। डिसॉल्व हो गए, सारे डॉक्टर्स ने देखा, सर्जन ने देखा, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने देखा। जब मैंने आईजीआरएच में भेजा, जो इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो सीसीआरएच का, डॉक्टर सानी साहब 13 महीने मुझे लगे उसको पब्लिश करने, एक केस। 9 बार क्वेरी आई, 9 क्वेरी, और कई बार इरिटेशन भी होता था, कई बार हर्ट होता था, कई बार ईगो को झटका लगता था। लेकिन जब कोई रिव्यूअर लिख रहा है तो डॉक्टर हर्डीन कहती थी, सर हम तो मीडिएटर हैं, आप रिव्यूअर का जवाब दीजिए। रिव्यूअर ब्लाइंडिंग होती, किसी को नहीं पता कौन रिव्यू कर रहा है, रिव्यूअर को नहीं पता है गिरीश गुप्ता का केस है। लेकिन 11 महीने बाद वो पब्लिश हुआ, 9 बार रिव्यू हुआ। मेरे पास क्वेरी, चैलिडोनियम क्यों दिया, फास्फोरस क्यों दिया, इसका अल्ट्रासाउंड आप ये दिखाइए, वो दिखाइए, दुनिया भर की चीजें। लेकिन जब पब्लिश हो गया, अब पूरे वर्ल्ड में वो घूम रहा है, सिंगल केस ऑफ पीडियाट्रिक कोलेलिथियासिस। इसी तरह भी गॉल ब्लैडर पॉलिप पे मैंने काम किया, वो सीसीआरएच के ही एक साइंटिस्ट हैं, उनके कहने पे मैंने डॉक्यूमेंट किया, 4 केसेस मैंने क्योर्ड दिखाया। अब उसको पब्लिश होने भेज रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि उसकी उसकी खुद डिसेक्शन होगा, पोस्टमार्टम होगा, लेकिन जब वो पब्लिश हो जाएगा तो उस खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से है कि देखिए, प्रैक्टिस तो हैनीमैन के जमाने सब तक चली आ रही, होम्योपैथी अपने मेरिट की वजह से आज अपना मुकाम हासिल कर पाई, लेकिन साइंटिफिक एरिना में सबसे कम पब्लिकेशन होम्योपैथी में हो रहे हैं। एलोपैथी में टॉप पे होते हैं, आयुर्वेद में हमसे ज्यादा पब्लिकेशन हो रहे हैं, होम्योपैथी से ज्यादा। तो हम लोग क्यों साइलेंट बैठे रहते हैं, और हम लोग ये वेट ना करें कि हमको कोई रिसर्च सेंटर मिले या बहुत बड़ी बिल्डिंग मिले तभी हम कोई रिसर्च कर सकते हैं। ये जब मैंने काम शुरू किया 10 बाई 10 के चैम्बर में बैठने के बाद, आज इतनी बड़ी क्लिनिक है, इसमें 12 कमरे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक छोटे से कमरे से मैंने शुरू किया, जिस समय फोटो कॉपी होती थी, तब ये कंप्यूटर और ये मोबाइल ये कुछ नहीं था। आप डॉक्टर सानी साहब से बात करिए, किस तरह हम लोगों ने एक एक केस डॉक्यूमेंट करके, प्रूफ जुटा जुटा करके, और आज हमने किताबें लिख डाली। फाइब्रॉयड ओवेरियन सिस्ट के 500-600 केस का रिकॉर्ड मेरे पास, ल्यूकोडर्मा में 1000। मैं बोस्ट करने की बात नहीं है, जब आप एक एक केस इकट्ठा करते हैं और उसको जब इकट्ठा करने के बाद डेटा निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, पब्लिश होने के बाद वो फिर चमकता है, जैसे सूरज चमकता है उस तरह से। तो ये हैबिट हम लोगों को डालने की जरूरत है, और पब्लिकेशन इज ए मस्ट। अदरवाइज जो बच्चे एमडी पीएचडी करते हैं वो ढूंढते रहते हैं, उनको दे डोंट फाइंड एनी रेफरेंस। बहुत सारे काम का रेफरेंस ही, सिस्टिक हाइग्रोमा में अगर कोई कल को एमडी करता है, मुझे नहीं लगता कि इस हमारे पेपर के अलावा कोई सेकंड पेपर आपको मिलेगा। नहीं, इस ऐसा पर तो भी नहीं आया कोई। ऐसा क्यों? थैंक यू सर। क्योंकि मैंने हाँ, इसको थैंक यू publish सर, किया बहुत हुआ। अच्छा रहा। और अभी तो एमडी और पीएचडी दोनों करने में कुछ पीयर रिव्यू जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करना भी कंपलसरी हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। तो सर इसके साथ में सर समय हो चुका है। 2020 समय हो चुका है। 2023 में तो मतलब थे कि 3 करने हैं, अभी करंट जो आया है 23 बैच का, तो उसमें है कि टोटल 6 आर्टिकल्स आपको पब्लिश करने ही करने हैं। हाँ बिल्कुल करने पड़ेंगे, बिल्कुल। यस सर। हम हमारे लोग का प्लान, समय पूरा हो चुका है। समय हो गया है। 8 बज गया। चलिए, डॉक्टर सानी साहब बहुत बहुत अंकिता जी, नमस्कार। डॉक्टर अंकिता जी, आप वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट कीजिए। श्योर सर। थैंक यू सो मच गिरीश सर, आज अपना टाइम हम लोगों को देने के लिए, और इतना अच्छा हम लोगों को केस के थ्रू सीखने को मिला, क्योंकि सही बात आपने बोली कि ये केसेस हमें कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, और पर्सनली जो चीजें क्योर की गई हैं वो सबका अपना तरीका होता है। और शायद कोई और डॉक्टर होता तो मे बी वो गिव अप कर जाता, जो मैंने पहला ही केस आपका देखा, जो 10 इयर्स उसने लिए पूरे, जो सबसे पहले बच्चे का आपने केस दिखाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके भी, और काफी कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच सर, मैं IFPH की हिंदी टीम की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी आप आते रहे, हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे और हमारा ज्ञानवर्धन करते रहे। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ में हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन खत्म होता है, और 8 बजे से 9 बजे तक के इंग्लिश सेशन के लिए आप सभी लोग सेम लिंक पे कंटिन्यू कर सकते हैं। धनेश सर को मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ, जो कि नेक्स्ट सेशन मॉडरेट करेंगे। ओवर टू यू सर।